चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी न किसी तरीके से सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म पे जो खतरे हैं और जिन प्रोसेसेस के ज़रिए सनातन को हानि पहुंचाने का कार्य होता है, ये सब उसमें इक्वली, बराबरी से संलिप्त हैं। किसी मुसलमान को या क्रिश्चियन को इस संबंध में कोई शक नहीं होना चाहिए या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम सनातन की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। आज सनातन को ही सबवर्जन के जरिए सबसे कमज़ोर किया गया है। सनातनी समाज चाहता है कि गौहत्या पूरे तरीके से प्रतिबंधित हो। 70 साल में गौहत्या पर प्रतिबंध बनाने के लिए पार्लियामेंट ने आज कोई कानून नहीं बनाया है। पर जी, जम्मू अलग करने की बात आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आप आजकल कश्मीर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि कश्मीर में भी जल्द समय आएगा जब आप अगर पावर में आते हैं तो कोशिश की जाएगी कि एक कश्मीर वो होगा जहाँ पे इस्लामिक ताकतें रहेंगी, मुसलमान रहेंगे, और एक कश्मीर वो होगा कि जिन हिंदुओं को 1990 में निकाला गया था उनको भी वहाँ बसाया जाए। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षवाद, सेक्युलरिज्म की इतनी बड़ी विक्ट्री है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मुसलमान सक्सेसफुल कर रहा है, तो उन्होंने तय किया कि लोकतंत्र का चेहरा ही मुसलमान को हमेशा रखेंगे। वो मुसलमान, वो दूसरे धर्म के लोग जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म में विश्वास नहीं रखते, उन्हें भारत की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। जो व्यक्ति, जो धर्म को फॉलो करने वाला सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सम्मान नहीं करता, उसे इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए पार्टी बनी है, और ये हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पे अन्न खा रहा है, नमक खा रहा है, उसका दायित्व है कि सनातन को मजबूत करे, क्योंकि सनातन ही इस भूमि की संस्कृति है, सभ्यता है और धर्म है। भाजपा इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि भाजपा भगवा नहीं है, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और यही जो स्लोगन है, इसे ही इस्तेमाल किया जाता है मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का जो है नाम देते हैं। एकम सनातन भारत जो जम्मू कश्मीर से शुरू हुई और आज पूरे भारत में ये पॉलिटिकल पार्टी फैल चुकी है। एकजुट जम्मू से शुरुआत हुई थी। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने इसकी शुरुआत की, जम्मू के कुछ साथी जुड़े और आज पूरे भारत में सनातन भारत की बात करते हुए पूरे भारत में ये पार्टी फैल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़ और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम एकम सनातन भारत की बात इनके प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा से करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस पार्टी का एम क्या है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व पूरे भारत में होना चाहते हैं या सिर्फ सनातन का जो मैसेज है पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। अंकुर जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। धन्यवाद। अंकुर जी, आइडिया जो आपकी पार्टी के नाम से मिलता है वो यही मिलता है कि आप सिर्फ सनातन की बात ही पूरे भारत में, या मैं कहूँ कि पूरे विश्व में करना चाहते हैं। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, और सिर्फ आप एक मैसेज जैसे कि संत समाज फैलाता है वैसा कुछ करना चाहते हैं? ये देखिए, एकम सनातन भारत दल जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमने ये घोषणा भी की कि पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे। और आपने देखा है कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया के ज़रिए हमने अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट्स जो हैं, अलग अलग स्टेट्स के और केंद्र शासित प्रदेशों के, वो भी चुने हैं। उनकी टीम फॉर्मेशन भी हुई है, और अब तक तो जो लेटेस्ट मेरे पास सूचना है, तकरीबन सब स्टेट्स में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना काडर खड़ा करने में सफल हुए हैं। तो एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु एक ऐसा पॉलिटिकल व्हीकल है जो सनातन के ऊपर आए संकट जो इस समय है पॉलिटिकली स्पीकिंग, उसके खिलाफ लड़ने का काम करेगा, और जो शुरू से हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए कर भी रहे थे। तो देखिए, बिल्कुल इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, और चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटों पे MP कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, एक जम्मू रियासी से और दूसरा डोडा कठुआ उधमपुर सीट से। यहाँ से 2 MPs, फिर चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, केरला, कितने भी राज्य हों, वहाँ से कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ 2 महीनों में हमारी विजिट्स, हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो देश के एक कोने में हो। आज नॉर्थ ईस्ट में हमारी प्रेजेंस है, आज साउथ इंडिया में हमारी प्रेजेंस है। 7 और 8 अक्टूबर को अहमदाबाद में एक बड़ा हमारा सम्मेलन, बड़ा एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि सनातन समाज जो है वो इस निष्कर्ष पे अब पहुंच चुका है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी न किसी तरीके से सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म पे जो खतरे हैं और जिन प्रोसेसेस के ज़रिए सनातन को हानि पहुंचाने का कार्य होता है,
ये सब उसमें इक्वली बराबरी से संलिप्त हैं। एक ने सेक्युलर होने का चोला पहना है, एक ने हिंदू होने का चोला पहना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे इनके चोले जो हैं वो भी उतर चुके हैं और लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। इसीलिए ये जो दायित्व था कि सनातनी समाज के सामने एक पॉलिटिकल व्हीकल खड़ा तो करें, ताकि सनातनी समाज जो सोचता है कि ऐसे लोग सामने आए, उनको वोट करके वहाँ पे पहुँचाएं, वो बनाने का हमने कार्य किया, वो दायित्व का निर्वहन करने का हमने कार्य किया है। अंकुर जी, शुरू में हमने देखा जब आपने एकजुट जम्मू बनाई थी तो जम्मू में एक बड़ा एंथुसियाज्म था, जोश था, लेकिन जैसे ही आपने पूरे भारत की बात इसमें करना शुरू की और आपने एकम सनातन भारत पॉलिटिकल पार्टी इसको तब्दील कर दिया, तो जम्मू में भी जो हमें खबरें मिली हैं कि कुछ युवा, कुछ लोग, कुछ पार्टी आपके मेंबर ही नाराज़ हो गए। उनका ये कहना है कि पहले आप इसको सशक्त जम्मू में करें और उसके बाद पूरे भारत में फैलें, क्योंकि अभी तक आपकी आपको भी पता है कि कोई पॉलिटिकल जो ओहदा है वो अभी आप कोई इलेक्शन नहीं जीते हैं, कोई ऐसा कुछ आपको पोजीशन नहीं है कि आप कह सकें कि आप जम्मू में बिल्कुल स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड हैं, और इस वजह से काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं वो पार्टी से आपसे नाराज़ भी हो गए। देखिए, एक ट्रांजिशन फेज था, पूरी टीम जो है हमारी इंटैक्ट है, और एक विचार है जिस विचार का समय आ गया। हमने हमेशा ये कहा कि एकजुट जम्मू हो या एकम सनातन भारत दल हो, इट इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, जिसका समय आ गया है। तो राष्ट्र पे जो खतरे हैं वही जम्मू संभाग के लोगों पे भी खतरे हैं। सनातन के इस्लामीकरण के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो सनातन का इस्लामीकरण तो जम्मू संभाग से ही आगे लिया जा रहा है। जम्मू संभाग को ही एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके आगे लिया जा रहा है। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है राजनीति में कि क्या पहले आप 1-2 बार विधायक रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं। ये क्रांति की बात हो रही है, क्रांति आइडियाज़ पे होती है। एकम सनातन भारत दल, एकजुट जम्मू एक ऐसा पॉलिटिकल व्हीकल है, एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया है। इसलिए ये ट्रेडिशनल सेंस में हम इसको नहीं देखेंगे, और जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में इसका विस्तार हुआ है वो आप समझ ही लेंगे कि लोग कितने जागरूक हैं इस चीज़ को लेके कि सनातन पे जो खतरे हैं उनको लड़ने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल व्हीकल भी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल व्हीकल्स वो कार्य नहीं कर रहे जिन कार्यों की अपेक्षा भारत के समाज को, सनातनी समाज को खासकर है। एकजुट जम्मू हो, एकम सनातन भारत दल हो, एकजुट जम्मू का ही व्यापक और बड़ा रूप है। आइडियोलॉजिकली, वैचारिक दृष्टिकोण से कोई विरोधाभास नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन। एकजुट जम्मू ही बड़ा हुआ है और किसी भी तरीके से कोई डिविएशन या कोई मर्जर या उस तरीके की चीज़ नहीं हुई, अपना साइज बड़ा इसका हुआ। जो सिविलाइजेशनल बैटल एकजुट जम्मू संभाग में रह के लड़ रहा था, जिसकी इम्प्लीकेशन पूरे सनातन पे, हम यही कहते थे ना कि सनातन के इस्लामीकरण में पहला अनिवार्य कदम उत्तर भारत का इस्लामीकरण का है, और विद इन उत्तर भारत वो कहते हैं कि जम्मू का इस्लामीकरण, और ये सब कुछ करना है ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो। तो हिमालय तो राइट डाउन अप टू नॉर्थ ईस्ट से होते हुए वेस्ट बंगाल तक जो है जाता है, तो सारा इस्लामीकरण करने को, फिर तमिलनाडु और नीचे से जिस तरीके से वो सारा मिशनरीज हो या इस्लामिक ताकतें हों जो कर रही हैं वो आपके सामने है। तो इसीलिए इस जंग को व्यापक किया है। एकजुट जम्मू का उद्देश्य था कि सेपरेट जम्मू स्टेट हो, तो जब तक पार्लियामेंट में ये आवाज़ नहीं उठेगी और देश इसके पीछे खड़ा नहीं होगा, इस आवाज़ के पीछे, तो अलग जम्मू कैसे होगा। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है, और इस तरीके से आप मत देखिए कि पहले आप यहाँ पे 2-3 MLAs निकलवा लीजिए फिर ही कुछ हो पाएगा। वो ट्रेडिशनल तरीका है देखने का, एक आइडिया है जिसके अराउंड एकजुट जम्मू का निर्माण हुआ है। अंकुर जी, एकजुट जम्मू का रुद्र रूप आपने कहा कि एकम सनातन भारत है, लेकिन एकजुट जम्मू का नाम देखें तो उसमें कहीं भी रिलीजन का मेंशन नहीं था, लेकिन जब एकम सनातन भारत की बात आती है तो एज अ पार्टी चेयरमैन आप गैर हिंदुओं को इस पार्टी में कभी शामिल करेंगे? देखिए, सनातन में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, यहाँ सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म ये सब आ जाते हैं। ये सनातन समाज, सनातन के ऊपर खतरे जो हैं और हमारी सभ्यता पे जो खतरे हैं, तो आपकी लड़ाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, उनसे लड़ने का है। जेनोसाइडल इस्लामिक प्रोसेसेस से, जिहाद से हम लड़ रहे हैं। जेनोसाइडल कन्वर्जन प्रोसेस से हम लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल हम लड़ रहे हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वो प्रोसेसेस जो सनातन को ख़त्म करने के लिए, सनातन को कमज़ोर करने के लिए अनलीश किए गए, उन प्रोसेसेस से हम लड़ रहे हैं। इस भूभाग की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो सनातन है। किसी मुसलमान को या क्रिश्चियन को इस संबंध में कोई शक नहीं होना चाहिए या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम सनातन की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। आज सनातन को ही सबवर्जन के जरिए सबसे कमज़ोर किया गया है। सनातनी समाज चाहता है कि गौहत्या पूरे तरीके से प्रतिबंधित हो। 70 साल में गौहत्या पर प्रतिबंध बनाने के लिए पार्लियामेंट ने आज कोई कानून नहीं बनाया है।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सनातन को कमज़ोर किया जा रहा है। और अगर हमारी ये सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, धर्म है हमारा, तो उसको बचाने के लिए राजनीतिक तौर से भी जो कदम उठाने पड़ेंगे इस तरीके से हम उठाएंगे, हमने उठाए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सीधी सीधी आपकी लड़ाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से है? देखिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से लड़ाई मैंने नहीं कहा। मैंने कहा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के वो प्रोसेसेस जो सनातन को कमज़ोर कर रहे हैं, वो चाहे अलगाववाद के माध्यम से हो। अब इस्लाम को इस्तेमाल करके अगर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की मूवमेंट चलाई जा रही है तो उसे तो हम ध्वस्त करेंगे, उसे ख़त्म करेंगे। तो ये इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के वो प्रोसेसेस या उसके नाम पे वो मोबिलाइजेशन जो एंटी हिंदू हो, एंटी सनातन हो, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आतंकवाद भी इस्लाम के नाम पर ही चलाया जा रहा है, तो क्या आप आतंकवाद से नहीं लड़ेंगे? तो ये सनातन भारत जो है आतंकवाद, अलगाववाद और कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इस संस्कृति सभ्यता के मूल से परे है या इसके अस्तित्व पे खतरा पैदा करता है, उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ हमने इसका निर्माण किया है। अंकुर जी, जम्मू अलग करने की बात आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आप आजकल कश्मीर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि कश्मीर में भी जल्द समय आएगा जब आप अगर पावर में आते हैं तो कोशिश की जाएगी कि एक कश्मीर वो होगा जहाँ पे इस्लामिक ताकतें रहेंगी, मुसलमान रहेंगे, और एक कश्मीर वो होगा कि जिन हिंदुओं को 1990 में निकाला गया था उनको भी वहाँ बसाया जाए। तो देखिए, इसको 2 दृष्टिकोण से आप देखिए। एक तो वो हिंदू जिनका नरसंहार हुआ 90 के दशक में, उनके साथ आपको न्याय करना है कि नहीं करना है? अगर उनको घरों से निकाला गया तो उनको वापस बसाने का कार्य आपको करना है कि नहीं करना है? कश्मीर में मुझे बताइए, वो सोच, वो विचारधारा, जिस सोच और विचारधारा के चलते वहाँ से हिंदुओं को निष्कासित किया गया था, हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, वो सोच और विचारधारा कम हुई है कि और स्ट्रांग हुई है? कश्मीर में आज भी हिंदू नहीं रह सकता है, इसलिए उन हिंदुओं के लिए एक सेपरेट, अलग यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि वो सोच बदली नहीं है। वो फिर मारेंगे अगर उनके हवाले उनको छोड़ा दो, इसलिए वहाँ पे खड़ा करना ज़रूरी है केंद्र शासित प्रदेश, ताकि हिंदुओं की वहाँ स्थापना हो सके। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आप देखिए, कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया जिहादी ताकतों ने। इस्लामीकरण क्यों किया? ताकि हिमालय का और सनातन का इस्लामीकरण किया जा सके। देश की संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर दुश्मन ने इस्लामीकरण किया तो क्या हमारा यह दायित्व तो नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिकोण में रख के कि उस इस्लामीकरण को रिवर्स करें? और क्या बढ़िया तरीका हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ पे 100% इस्लामाइज्ड सोसाइटी है, वहाँ पे जाके एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट कर दें, हिंदुओं को बसाएं वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश क्रिएट करके। किस आधार पे? कि इन हिंदुओं की रिलीजियस परसिक्यूशन हुई थी। न्याय तो यानी कानून सम्मत भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल ठीक है। जिहादियों ने इस्लामीकरण किया है, हमें हिंदूकरण करना है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है। किन हिंदुओं को वहाँ पे बसाएंगे? जिनका नरसंहार हुआ, उनसे न्याय करने के लिए। उनके घरों को खत्म किया गया, उनके परिवार के लोगों को खत्म किया गया, तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी गई, तो उसको रिवर्स करना है, ये तो सरकार का दायित्व है। अभी तक सरकार मुस्लिम अपीजमेंट के चलते अपने इस दायित्व के निर्वहन से भागती रही है। एकम सनातन भारत, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंकुर जी। खड़े क्रिएट, एक आपने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, सत्ता में आते ही इसे 2 हिस्सों में तोड़ के जम्मू को अलग बनाएंगे। यही सवाल मैं आपसे आगे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप बार बार अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या दिल्ली में बैठे भाजपा या कांग्रेस की सरकार हो, या इनके जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन रहे हैं वो सरकारें हों, ये सब कश्मीरियों की एजेंट है। 100। इससे क्या मतलब रखते हैं? इससे मतलब ये है कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के संबंध में स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट यानी दिल्ली सरकार कोई भी आए, प्रधानमंत्री कोई भी आए, भाजपा की सरकार आए, कांग्रेस की आए, जो नीति है स्टेट की वो ये है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता को सौंप के जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाना है। लोकतंत्र की कमान दिल्ली ये समझती है कि कश्मीरी मुसलमान के पास ही रहनी चाहिए। दिल्ली ये समझती है कि लोकतंत्र का चेहरा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान ही होना चाहिए। 47 में ये सोच शुरू हुई। 2014-15 में हमने सोचा कि इस सोच में बदलाव आएगा, लेकिन 2014-15 में भी उसी सोच को अडॉप्ट करके आगे फर्दर परपेचुएट किया गया। 370 और 35 के खात्मे के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। हमने सोचा ये खत्म होने के बाद ये सोच बदलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बैकडोर से 370 और 35 को भी इंट्रोड्यूस किया और उसी पॉलिसी को आगे चलाया। देखिए 47 में सोच ये थी कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, 1947 में इस्लामिक रिपब्लिक के साथ नहीं मिला, हिंदुस्तान के साथ जुड़ा। तो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षवाद, सेक्युलरिज्म की इतनी बड़ी विक्ट्री है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मुसलमान सक्सेसफुल कर रहा है, तो उन्होंने तय किया कि लोकतंत्र का चेहरा ही मुसलमान को हमेशा रखेंगे। और आपने देखा मोदी सरकार के पास जिस समय ये अभी एक ऑप्शन था कि डिलिमिटेशन के समय पे 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा, लेकिन उसका भी
आपने अपोज काफ़ी स्ट्रांगली किया। स्ट्रांगली अपोज किया, क्योंकि हमने कहा कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन मत करवाइए, क्योंकि अगर आप 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे तो आप कश्मीर को अधिक सीटें देंगे, यानी लोकतंत्र का चेहरा मोदी भी नेहरू की तरह फिर कश्मीरी मुसलमान को बनाएंगे, और इन्होंने वही किया। ये मानने के बावजूद कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू है, एंटी हिंदू है, हिंदुओं की जनसंख्या बहुत घटा दी गई है पेपर्स पे, कागज़ों पे, ताकि हिंदुओं को कम सीट्स मिले, मोदी सरकार ने और मोदी भाजपा ने कश्मीरियों के साथ खड़े होकर उनका सशक्तिकरण किया, और फिर ये इस्टेब्लिश किया कि 47 की नेहरूवियन नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा कश्मीरी मुसलमान ही होगा। यही अगर 2021 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवाई होती, जो हमारी मांग थी, तो जम्मू संभाग को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती। लेकिन फिर वो जो उनकी नीति है उसके आड़े आ रहा था, इसलिए इन्होंने हिंदुओं को सैक्रिफाइस किया और पॉलिटिकल पावर नाउ फॉर ऑल टाइम्स टू कम कश्मीरी मुसलमान को सौंप दी, इलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। जब सरकार के पास ऑप्शन था कि राष्ट्रवादियों को मजबूत करेंगे आप 370-35 से खत्म करने के बाद, या अलगाववादियों को मजबूत करेंगे, भारत की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने 47 की नीति को फॉलो करते हुए अलगाववादियों को मजबूत करना ठीक समझा। तो इसी सब चीज़ों के खिलाफ एकजुट जम्मू का निर्माण हुआ था, खड़ा हुआ था, जो अब बड़ा व्यापक रूप एकम सनातन भारत दल के रूप में खड़ा होकर आ गया है। अंकुर जी, आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि हिंदुओं की जो जनगणना है उसको डेलिबरेटली कम कर दिया गया। इस चीज़ का कोई सबूत एज एन एडवोकेट, एज एन इंडिविजुअल आपके पास है? इस चीज़ का सबूत क्या है कि आप 2001 का सेंसस उठाइए, 2011 का सेंसस उठाइए, 91 में तो नहीं हो पाया था जम्मू कश्मीर में, 81 का उठाइए, 71 का भी नहीं हो पाया था, वॉर 61 का उठाइए। जितने भी सेंसस का जो डेटा है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करिए। ये जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो सेफोलॉजिस्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स इस मामले में रहते हैं। हमने ये सारी चीज़ें की, और ये सब चीज़ें करने के बाद हम पब्लिक डोमेन में आए। आप अभी भी देखेंगे, इंडिया टुडे हो, जी न्यूज़ हो, जितने भी राष्ट्रीय समाचार चैनल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल जो है, लोकल, चाहे वो आप लोकल अखबार कोई भी उठा लीजिए, स्टेट टाइम्स उठा लीजिए, डेली एक्सेलसियर, लगातार हमने इसमें अपने एविडेंसेस दिए हैं। और जिन एविडेंसेस से प्रभावित होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू बेस्ड भी हैं, जैसे कांग्रेस का जम्मू का यूनिट, बीजेपी का जम्मू का यूनिट, खासकर मैं बीजेपी की बात करूंगा, इस बात को मान के, इन तथ्यों को मान के, जो तथ्य हमने सामने रखे कंपैरेटिव एनालिसिस करके, ये लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन को दिया कि भाजपा भी मानती है कि 2011 का सेंसस जो है फ्रॉड है, प्रो कश्मीर है, एंटी जम्मू है। तो जो आप सबूतों की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले से लगातार हम दे रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमने दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या, डेकेडल रेट ऑफ ग्रोथ, वो उन्होंने बताया कि मुसलमानों का 5 या 6, मतलब पॉजिटिव 5 पॉइंट समथिंग, और हिंदुओं का माइनस में कर दिया गया था, सिखों का माइनस में कर दिया गया था। 10 लाख पॉपुलेशन जम्मू संभाग की कम कर दी इन्होंने नेक्स्ट सेंसस में, वो डेटा भी हमने सामने रखा, जो रेट ऑफ ग्रोथ है। जिस तरीके का डेटा इन्होंने 2011 के सेंसस में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आया है, उसमें आप देखेंगे कि हिंदुओं की जनसंख्या इतनी कम तब हो सकती है अगर जम्मू में कोई नरसंहार हुआ हो, 8-10 लाख हिंदू मार दिए, या कोई अर्थक्वेक का। तो इस तरीके का सफिशिएंट एविडेंस हमने सरकारी कागज़ों के आधार पर सामने रखा, जिसके बाद आज इस बात पर कोई डाउट नहीं है। बीजेपी ने तो लिख के दे दिया डिलिमिटेशन कमीशन को, कांग्रेस ने भी यही पोजीशन ली कि ये सेंसस ठीक नहीं है, एंटी जम्मू है। Then why it hasn't been reversed? क्योंकि केंद्र सरकार की नीति ही है, ये सेंसस फज करना केंद्र की मर्जी के बिना नहीं होता था। केंद्र कश्मीर के साथ मिला है, दिल्ली और कश्मीर का एक अनहोली अलायंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक ठेका है, जिस ठेके में जम्मू की कोई जगह नहीं है। तो उस ठेके में कश्मीर को सत्ता देने के लिए कश्मीर और दिल्ली मिल के जम्मू कश्मीर में सेंसस फज करवाते थे और करवाते हैं। इसीलिए इन्होंने उसी फज सेंसस को आधार बना के डिलिमिटेशन करवाई, ताकि कश्मीरी मुसलमान को जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा बना के पेश किया जा सके, कश्मीरी मुसलमान के पास जम्मू कश्मीर में सत्ता की कमान रहे। और यही हुआ, 2011 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवा के कश्मीर को 47 सीट्स दे दी गई और जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया गया। 2021 पे करवाते तो जम्मू को 50 मिलती, कश्मीर को 40 मिलती। और जम्मू संभाग में भी 10 सीटें कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जाती हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के एरिया से। पिछली बार तो नगरोटा और बिश्नाह की सीट भी एनसी को गई थी। तो इफेक्टिवली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास 47 प्लस 10 जम्मू की 57 सीट्स हैं। जम्मू संभाग के लोगों का भविष्य क्या है, और इस भविष्य को अंधकारमय करने के लिए दिल्ली ने कश्मीर के साथ मिलके, ये मानने के बावजूद कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, एंटी हिंदू है, 2011 के सेंसस को आधार बनाया और कश्मीर को सत्ता सौंप दी। अंकुर जी, एकम सनातन भारत
हिंदुओं की पार्टी है। सनातन सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म में विश्वास रखने वालों की पार्टी है। वो मुसलमान, वो दूसरे धर्म के लोग जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म में विश्वास नहीं रखते, उन्हें भारत की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। जो व्यक्ति, जो धर्म को फॉलो करने वाला सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सम्मान नहीं करता, उसे इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए पार्टी बनी है। और ये हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पे अन्न खा रहा है, नमक खा रहा है, उसका दायित्व है कि सनातन को मजबूत करे, क्योंकि सनातन ही इस भूमि की संस्कृति है, सभ्यता है और धर्म है। बीजेपी हिंदुओं के लिए एक ऑप्शन थी एज ए हिंदू आउटफिट। बीजेपी ने क्लियर अब एकम सनातन भारत भी आप एक ऑप्शन दे रहे हैं। ये मेरा लास्ट सवाल रहेगा। 100। आपको आज भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही ज़्यादा वेटेज मिल रही है। एकम सनातन भारत अभी अभी आई है। आने वाले जो इलेक्शंस होंगे एमपी के, या फिर उसके बाद विधानसभा के, या फिर जो लोकल इलेक्शंस होंगे, अगर हम पंचायतों की बात करें या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल्स या कमेटीज़ की बात करें, एकम सनातन भारत का क्या वेटेज रहेगा बीजेपी के साथ? देखिए, एकम सनातन भारत दल जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। हमने कहा 400 के करीब तो हम लोकसभा ही लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू रियासी से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, डोडा उधमपुर से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हम केवल 2 सीटों पे एमपी कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे और बाकी सभी जगह भी। तो देखिए, लोग बदलाव चाहते हैं और हम भी तो लोगों के बीच में से आए हैं, लोगों की पल्स नर्व समझ रहे हैं। लोग आज दुखी हैं और जिस तरीके से भाजपा ने, केंद्र सरकार ने हर जगह पे हिंदुओं को कमज़ोर करने का काम किया है, चाहे वो पॉलिसी के लेवल पे हो, डिसीजन मेकिंग के लेवल पे हो, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता ना देने का फैसला हो, मुस्लिम वीटो के चलते, मुसलमानों के दबाव के चलते, माइनॉरिटी वाली जजमेंट जम्मू कश्मीर में नॉन इम्प्लीमेंट करने का मामला हो, लैंड जिहाद के संबंध में जिहादियों के साथ खड़ा हो जाने की बात हो। लोकली अगर आप देखें, रसाना केस में जहाँ जम्मू कह रहा था सीबीआई दो, कश्मीर कह रहा था सीबीआई ना दो, तो भाजपा कश्मीर के साथ जाके खड़ी होगी, जम्मू के खिलाफ खड़ी हुई और सीबीआई नहीं होने दी। यानी कश्मीर का ही जो फैसला था उसके पीछे ही उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो परिवर्तन जो है वो आपको बड़ी शीघ्र जल्दी मिलेगा। भाजपा इज़ ऑन रिकॉर्ड टू से कि भाजपा भगवा नहीं है, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और यही जो स्लोगन है, इसे ही इस्तेमाल किया जाता है मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का जो है नाम देते हैं, वो करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें सनातन कमज़ोर होता है, सनातनी समाज कमज़ोर होता है, और वो लोग जिन लोगों ने इन्हें सत्ता में लाया उनका कुछ नहीं। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा जो सत्ता में आने के बाद अपने ही लोग जिन्होंने इन्हें वोट दिए होते हैं उनको कमज़ोर करने का काम करती है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। आप रसाना से लैंड जिहाद और तमाम चीज़ों में देख लीजिए, अभी भी जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है कश्मीर ही सेंटर में। और जो फिर हमने चर्चा पहले की कि नीति तो भाजपा की वही है जो कांग्रेस की थी, जो नेहरू की थी। इसलिए इस परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं। एमपी इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के एकम सनातन भारत दल के फेवर में ही लोग वोट करेंगे। जम्मू से भी और उधमपुर डोडा से भी अगला जो मेंबर पार्लियामेंट है वो एकम सनातन भारत दल का ही होगा। और पूरे देश से भी भारी संख्या में एकम सनातन भारत दल को सीट्स मिलेंगी और पार्लियामेंट में सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म की आवाज़ करने वाला पहला एक राजनीतिक दल 2024 में गूंजेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे अंकुर शर्मा जी, एकम सनातन भारत के चीफ। और इनका साफ कहना है कि बीजेपी उनको ही धोखा देती है जो उनको वोट करते हैं, और एकम सनातन भारत ही एक ऐसी पार्टी है जो सनातनियों की रक्षा जम्मू कश्मीर में करेगी और पूरे भारत में करेगी। और आने वाले दिनों में एक बड़ी पार्टी उभर के आएगी और करीब लोकसभा इलेक्शंस में अपने 400 कैंडिडेट्स खड़े करेगी और जम्मू से अपने 2 कैंडिडेट्स खड़े करेगी। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। वीडियो में माननीय अंकुर शर्मा जी ने बताया है कि दोस्तों, भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी पार्टियां सनातन विरोधी व सनातन संस्कृति व सभ्यता के घोर विरोधी हैं। ये सभी पार्टियां चुनावी हिंदू बनती है और चुनाव के बाद ये सभी पार्टियां तुष्टीकरण व तप्तीकरण करती है और सनातन हिंदुओं का अपमान। दोस्तों, माननीय अंकुर शर्मा जी ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग से भी खतरनाक साबित हो रही है 2023 के भारत में, क्योंकि इस नरेंद्र मोदी सरकार ने दोस्तों इतना नुकसान किया है हिंदुओं का इन 9 सालों में जितना 70 साल में नहीं हुआ। क्योंकि इस भाजपा की सरकार को इस देश की जनता ने 300 प्लस सीटें देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी। उसके बाद भी ये मोदी सरकार तुष्टीकरण व तृप्तिकरण कर रही है। तो दोस्तों, इस मोदी सरकार का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये सिर्फ नकली हिंदू बनते हैं चुनाव के समय, उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद सिर्फ मुसलमानों का एम्पावरमेंट करते हैं एक सिस्टम के तहत। दोस्तों, इन 9 सालों में भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब तो भाजपा के नेता स्वयं बोलने लग गए हैं कि कांग्रेस ने जितना 70 साल में मुसलमानों
को कुछ नहीं दिया, सिर्फ वोट लिया उनका। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 9 साल में मुसलमानों को इतना दे दिया, इतना विकास कर दिया, उनको आर्थिक सहायता दे दी जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं दिया। इसलिए दोस्तों आज भारत का हिंदू अपने त्यौहार नहीं मना सकता। उन पर पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी के बाद भी सनातनी हिंदू ही गिरफ्तारी होते हैं। इसी तुष्टिकरण के चलते आज देश में 70 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, फिर भी हमारी गौ माता पर आज तक कोई कानून नहीं बना। दोस्तों, इस भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार में इन 9 सालों में भारत गाय के मांस के निर्यात में नंबर 1 की पायदान पर आ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तुष्टिकरण के कारण। दोस्तों, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार इसी तुष्टिकरण नीति के चलते हुए हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू धर्म के नाम पर प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें सीए के नाम पर नागरिकता मिलनी चाहिए थी। भाजपा की सरकार ने सीए कानून 2019 में पास होने के बाद भी आज 5 साल हो गए हैं, उसके बाद भी आज सीए की नियमावली नहीं बनी है। दोस्तों, मुसलमानों के दबाव में, मुसलमानों के तुष्टिकरण के कारण। दोस्तों, भाजपा की सरकार द्वारा हमारे सनातनी हिंदुओं के मंदिरों को अधिग्रहण कर सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों को मदरसे बना रही है, मंदिर के पैसों से स्कॉलरशिप दे रही है, उन्हें गैस दे रही है, उन्हें आवास दे रही है, उन्हें यूपीएससी के अंदर 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दे रही है, उनके लिए 300 से ज़्यादा योजनाएं चला रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे सनातनी हिंदुओं के मंदिरों को अधिग्रहण कर। दोस्तों, जो पैसा मंदिर का पैसा सनातन के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए था, वह मुसलमानों के एम्पावरमेंट में लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। दोस्तों, आज भारत में घुसपैठियों की संख्या इतनी विकट हो गई है कि लगातार घुसपैठिए भारत में बढ़ते जा रहे हैं। भारत एक धर्मशाला की तरह बनता जा रहा है। दोस्तों, आज भारत के अंदर 60 से 70 हजार रोहिंग्या व 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ भारत में अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं। आज उनके राशन बन रहे हैं, उनके फ्लैट बन रहे हैं। वह आज भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय घुसपैठियों की बात करती है, बाद में इन्हीं घुसपैठियों को आर्थिक सहायता भी देती है, इन्हें राशन भी देती है और इन्हें रहने के लिए फ्लैट व इनके राशन और वोट देने के लिए इनके पहचान पत्र वगैरह सारी आइडिया बनवा के देती है। दोस्तों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की खतनी व करनी में बहुत अंतर है। ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं और चुनाव के बाद में ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण व तृप्तिकरण करते हैं। इसी को देखते हुए एकम सनातन भारत दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश शर्मा जी ने एकम सनातन भारत पार्टी का एक मंच लॉन्च किया है। एकम सनातन भारत पार्टी की एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी ने यह पार्टी लॉन्च की ताकि एकम सनातन भारत पार्टी सिर्फ सनातन संस्कृति व सनातन मूल्य व सनातनी मुद्दों को उठा सके। यह पार्टी एकम सनातन भारत दल सब संकल्प, जो एकम सनातन भारत पार्टी के सब संकल्प है, उनको अपने एजेंडे में रखकर कार्य करेगी। ये सिर्फ सनातन की आवाज उठाएगी और सनातन के लिए ही कार्य करेगी। दोस्तों, एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष अंकुश शर्मा जी का साफ कहना है कि हम सिर्फ 80% सनातनियों के ही मुद्दों को उठाने के लिए, उनके लिए ही कार्य करने के लिए एकम सनातन भारत पार्टी की स्थापना की थी, उनके लिए ही लॉन्च किया था। इसे दोस्तों एकम सनातन भारत पार्टी से जुड़े ताकि सनातन की आवाज को उठाया जा सके और 2024 के चुनाव में 400+ सीटें पर एकम सनातन भारत पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसलिए आप इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए ताकि सनातन की आवाज को उठाया जा सके। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कोई सनातनी पार्टी नहीं है, ये गांधीवादी समाजवाद पर चलने वाली पार्टी है, सिर्फ चुनावी हिंदू बनती है। दोस्तों, उसके बाद में ये सिर्फ एम्पावरमेंट, तुष्टिकरण व तृप्तिकरण ही करती है, हिंदुओं का अपमान करती है। दोस्तों, आज सनातन पर कितना अपमान हो रहा है। सनातन पर हर कोई नेता सनातन पर टिप्पणी कर रहा है गलत सलत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं करवा रही है, न ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर रही है, न ही उन पर केस दर्ज करवा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अगर सनातन का जितना अपमान होगा वह सनातन को डरा डरा के उतना ही वोट ऐंठने का कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी, और जीतने के बाद फिर मुसलमानों को एम्पावरमेंट करेगी। इसलिए दोस्तों, एकम सनातन भारत पार्टी को सपोर्ट कीजिए, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए ताकि सनातन की आवाज़ को बुलंद किया जा सके और सनातन की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर सनातनी संसद में पहुँचेंगे तो उनकी आवाज़ को ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।